Hello everyone. First of all, thank you very much for such wonderful response for our first video. And in the same series, we are here with our second video on geopolitics with respect to India. मतलब भारत के संदर्भ में जियोपॉलिटिक्स के क्या मायने हैं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा कि अगर हम ये मान लें कि दुनिया एक बहुत बड़े शतरंज की बिसात है, जहाँ पर आपका हर मूव बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस समय भारत एक ऐसी स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर खड़ा हुआ है जहां पर इसका हर मूव दुनिया के भविष्य को एक नया आकार देने की ताकत रखता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हिंद महासागर के बिल्कुल बीचों बीच बसा ये देश, जो दोस्तों और दुश्मनों दोनों से घिरा हुआ है, इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर आखिर अपनी चालें चलता कैसे है। तो चलिए आज भारत की इसी कॉम्प्लिकेटेड लेकिन फैसिनेटिंग स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो इस खेल को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक रूल्स जानने पड़ते हैं, जिनके बारे में हम अपने पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। आप सभी को इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए पहला वीडियो देखना ही पड़ेगा। प्लीज हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और फर्स्ट वीडियो जो कि जियोपॉलिटिक्स के बेसिक्स पर है उसको जरूर देखिए। मगर फिर भी आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से जियोपॉलिटिक्स शब्द के अर्थ को समझ लेते हैं। इट इज सो सिंपल, ज्योग्राफी प्लस पावर प्लस स्ट्रेटजी। मतलब कोई देश दुनिया के नक्शे पर कहाँ है, यही बात उसके भविष्य और उसके बड़े बड़े डिसीजंस की कहानी तय करती है। लेकिन कोई भी देश ये खेल खेलता क्यों है? एंड गेम क्या है? वेल, आखिर में सब कुछ आके इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश का नेशनल इंटरेस्ट क्या है, यानी कि राष्ट्रीय हित। किसी भी देश की विदेश नीति का हर एक फैसला, हर एक मूव सिर्फ और सिर्फ उस देश की सुरक्षा, उसकी इकोनॉमी और दुनिया में उसका इन्फ्लुएंस कैसे बढ़े, इस बात के आधार पर लिया जाता है। अच्छा, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि व्हाई इंडियन ओशन मैटर्स टू इंडिया, या फिर तिब्बत में बनने वाली कोई सड़क भारत के लिए सिक्योरिटी कंसर्न क्यों है, और या फिर भारत अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे संबंध रखना चाहता है और वहीं रशिया को भी नाराज नहीं कर सकता, आखिर क्यों? इन सब सवालों का जवाब है आपके पास। हो सकता है अगर आप जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं यहाँ आपको एक प्रश्न देती हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए, और इसका जवाब आप सबको देना है कमेंट बॉक्स में। माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जियोपॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस? गॉट इट? चलिए अब हम अपने इन क्वेश्चंस के जो जवाब हैं उनको अनलॉक करते हैं। दिस इज नथिंग बट अ ग्लोबल बैलेंसिंग एक्ट। Basically, we have to know why do countries behave the way they do. We have already answered this question in our first video, but still, a quick recap of all this. There are 4 basic reasons behind this: national interest, hard versus soft power, strategic autonomy, as well as balance of power. So you know what is national interest? A country's core goals: protecting its security, growing its economy, and building global influence. And then comes hard power versus soft power. Hard power, a coercive approach using military force and economic sanctions. While the soft power is a persuasive approach using culture, values, and diplomacy. The way we used in vaccine diplomacy during COVID times. Okay? Then comes the strategic autonomy, making foreign policy choices based on national interest rather than bloc alignments. Here it is very important to know the roots of Indian strategic thought. You must have heard about Kautilya. Kautilya ने एक थ्योरी दी थी, मंडला थ्योरी. It means he said your immediate neighbor is a natural enemy and the neighbor's neighbor is a natural friend. What is the relevance in today's time? This explains India's strategic partnership with countries like Vietnam and Japan to balance China's influence. And if
we see about the modern doctrine, the nuclear policy, credible minimum deterrence, and an NFU, no first use posture. And the conventional posture is a shift towards a more proactive or assertive defense, exemplified by actions like surgical strikes. I can also give you a few practical examples, like 1971 Bangladesh Liberation War. It is a masterclass in combining hard power, that is decisive military action, with soft power, diplomacy, and managing a massive refugee crisis. And you remember 1999 Kargil conflict? It demonstrates India's political and military actions to fight and win a limited war under a nuclear overhang. Now can you comment and tell me, what about the Galwan clash? Think over and to answer in the comment box. Okay, तो चलिए, अब हमें ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि कोई देश जिस तरीके से एक्शंस ले रहा है या डिसीजंस ले रहा है या बिहेव कर रहा है, उसके रीजंस, उसके कारण क्या है। तो अब हम ये देखते हैं कि आज़ादी के बाद भारत ने अपनी पहली चाल किस थ्योरी पर चली। फॉर डिकेड्स भारत की पूरी स्ट्रेटजी ना एक ही शब्द पर टिकी हुई थी, और वो शब्द था नॉन अलाइनमेंट, मतलब कि गुट निरपेक्षता। वो कोल्ड वॉर का टाइम था। दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी, एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। उस समय भारत ने ये फैसला लिया कि हम किसी एक देश का साथ नहीं देंगे, मतलब किसी एक का फेवर नहीं करेंगे, हम अपनी आजादी बनाए रखेंगे। और इस सोच के पीछे एक बहुत ही मजबूत नींव थी, और वो नींव थी पंचशील के सिद्धांत। मुझे पता है आप सभी ने इन सिद्धांतों के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। पंचशील के सिद्धांत यानी शांति से सब देशों का मिलजुल कर एक साथ रहना, एक दूसरे की आजादी की रिस्पेक्ट करना, और किसी के भी इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करना। यानी कि पूरा जो विश्व है वो एक परिवार की तरह रहे। और यही तो भारत का हमेशा से सिद्धांत रहा है, वसुधैव कुटुंबकम। यही वो आदर्श थे जो भारत की जो इनिशियल फॉरेन पॉलिसी है उसका एक नया रास्ता दिखा रहे थे। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये आइडियलिस्टिक सोच असल दुनिया की जो हार्ड रियलिटीज थी उनके सामने टिक पाएगी? और इसका जवाब हमें बहुत जल्द मिल गया था। कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने भारत की इस पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कुछ घटनाएं थीं 1962 इंडो चाइना वॉर, 1971 इंडो सोवियत ट्रीटी, 1991 the end of Cold War, and 2014 till now a new phase of assertive foreign policy। यानी पहले तो सोवियत संघ बिखर गया, मतलब भारत ने एक बहुत अहम, बहुत प्यारा दोस्त खो दिया, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है उसका हर कोई साक्षी है। ऐसे में हमें अपनी पूरी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोलने पर मजबूर होना पड़ा, और इन सारी तकलीफों, इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच में हमें ये सोचना पड़ा कि आखिर भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस डायरेक्शन में ले जाने की जरूरत है। अगर हम अपनी इस फॉरेन पॉलिसी को 4 फेजेस में डिवाइड कर दें तो हम शायद इसे और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। पहले हम लेते हैं पीरियड ऑफ 1947 to 64। ये आइडियलिज्म का पीरियड था, नेहरू एरा। इट फोकस्ड ऑन नॉन अलाइनमेंट। एंड देन कम्स 1965 to 1991, realism, a pragmatic approach after wars, signing of the Indo-Soviet Treaty. And then comes 1991 to 2014, that is liberalization, economic opening leads to new partnerships. And then from 2014 till now, that is assertiveness, a confident India pursues multi-alignment,
मतलब कि हमारी ये जो मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी जो आज आप बार बार सुनते हैं, वो एक प्रोसेस था फ्रॉम 1947 टिल नाउ। तो अब इस पुरानी और नई सोच में डिफरेंस क्या है? देखिए, पहले हम कहते थे कि किसी की साइड मत लो, दूर रहो, आजाद रहो, अपना फ्रीडम बचा कर रखो। लेकिन आज हम कहते हैं सबके साथ जुड़ो, सबके साथ बात करो, सबके साथ जुड़कर ही अपनी आजादी और अपने हितों को सुरक्षित रखो। ये कहती है हमारी नई पॉलिसी। तो देख रहे हैं ना कितना बड़ा जबरदस्त मेंटल शिफ्ट है ये। और इस नई पॉलिसी की जो सोल है, जो आत्मा है, वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। सीधी भाषा में इसका मतलब होता है अपनी मर्जी का मालिक होना। हम हर फैसला सिर्फ इस बेसिस पर लेंगे कि इंडिया के लिए क्या बेस्ट है, ना कि किसी देश के प्रेशर में आकर। असर्टिव, कॉन्फिडेंट एंड फोकस्ड, इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। तो दिस वाज द इंडियाज कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स टू बैलेंसिंग डाइवर्स नेशनल इंटरेस्ट बिकॉज वी मूव्ड फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट। अगर मैं आपको बताऊं मल्टी अलाइनमेंट इन एक्शन, लाइक द प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है, एक तरफ भारत अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर है क्वाड में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में, और दूसरी तरफ रूस भी हमारा हिस्टोरिकल पार्टनर है। अपने डिफेंस के लिए हम आज भी रूस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। और फिर आता है चीन। हमारे बॉर्डर पे टेंशन है, वो एक स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर भी है, लेकिन साथ ही साथ चीन एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। इसी को कहते हैं असली बैलेंसिंग एक्ट। और ये सोच केवल बड़े देशों तक ही नहीं, इसका पूरा असर हमारे जो नेबर्स हैं, इमीडिएट नेबर्स हैं, हम उस पर भी देखते हैं। और इसीलिए भारत बात करता है हमेशा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी पहले अपने पड़ोसियों पर ध्यान देना। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान या फिर पाकिस्तान, इन सभी के साथ हम चाहते हैं कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो स्टेबल रहें, हमारे बीच में कोऑपरेशन बढ़े, जिससे कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो सेफ रहे और इस पूरे रीजन में ना किसी भी बाहरी ताकत का असर कम से कम हो। और भारत की इस फ्लेक्सिबिलिटी का सबसे बड़ा प्रूफ ये है, एक तरफ तो हम क्वाड के मेंबर हैं जिसमें अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और दूसरी तरफ हम ब्रिक्स और SCO के भी मेंबर्स हैं, जहां हम चीन और रूस के साथ एक साथ हैं। तो जरा सोचिए, एक ही समय पर एक दूसरे से मुकाबला करने वाले ग्रुप्स का हिस्सा होना। तो इन सब एग्जाम्पल से अब आप मल्टी अलाइनमेंट क्या है ये भी समझ गए होंगे। बेसिकली मल्टी अलाइनमेंट इज partnering with different, even competing countries on an issue by issue basis to serve national interest. This is an art, right? That you are able to navigate a multipolar world, the way you can see on this slide here. Finally, अब हम ये देखेंगे कि आज का ये जो भारत है वो ग्लोबल स्टेज पर एक नई दुनिया को शेप देने में क्या रोल प्ले कर रहा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो आज का भारत है वो एक असर्टिव भारत है, यानी मुखर भारत, जो अपनी बात कहना भी जानता है और मनवाना भी। जैसे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए हम साउथ ईस्ट एशिया के साथ अपने रिश्ते स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का पूरा फोकस सी सिक्योरिटी पर है। कोविड के दौरान वैक्सीन डिप्लोमेसी ने दुनिया में हमारी सॉफ्ट पावर का लोहा माना। G20 की प्रेसिडेंसी करके हमने ग्लोबल साउथ में अपनी आवाज को बुलंद किया। ग्लोबल साउथ में हम एक लीडर की तरह निकल कर आ रहे हैं। फ्रॉम रूल टेकर वी हैव बिकम द रूल मेकर। ब्रीफली अगर अब मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो पूरा सफर है, यानी कि फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट, ये सफर कैसा रहा, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जर्नी रही है भारत के लिए। भारत आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां वो न केवल दुनिया की बातों को सुनता है बल्कि उन्हें एक नई दिशा भी देता है। आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है कि आज की इस बटी हुई, टूटी हुई दुनिया में
क्या ये मुमकिन है कि कोई एक देश सच में सबका दोस्त बना रहे, या फिर कोई एक देश सारे देशों को साथ में लेकर चले और एक लीडर की भूमिका निभाए? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब वक्त के साथ ही मिलेगा। लेकिन यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है, इन ए वर्ल्ड ऑफ शिफ्टिंग पावर्स, what should be India's next move? Think over until we meet in the next session. Thank you so much. Good day.